स्वागत है चरावली ई पाठशाला में। पिछली क्लास में हम मध्यकालीन भारत के 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं और आज चौथा टॉपिक है जिसका नाम है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। वहाँ से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले बता देते हैं हम कितना समाप्त कर चुके हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया था संघर्ष का युग भारत पर विदेशी आक्रमण के साथ, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। देन हमने भारत पर तुर्कों का आक्रमण, जिसमें हमने 2 क्लास ली थी, एक महमूद गजनवी के बारे में, एक मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी के बाद अपना गौरी एक गुलाम छोड़ गया था, वहाँ से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। जिसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश को पढ़ा हमने, देन सैयद वंश को विस्तार से पढ़ा। लोधी वंश को हमने समाप्त किया था पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के साथ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। हमने कहानी को वहीं रोक दिया था। उसके बाद फिर हमने पूरी दिल्ली सल्तनत की एक ब्रीफ स्टडी की थी। उसमें प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, देन पूरे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में हमने 2-3 क्लासों में पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सूफी और भक्ति आंदोलन, जिसमें अब सबसे पहले हमने सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा था। देन हमने भक्ति आंदोलन की 3-4 क्लासेस में हमने पढ़ा था। सगुण निर्गुण भक्ति के साथ हमने महाराष्ट्र में के कुछ संतों के बारे में पढ़ के क्लास को समाप्त किया था। दोस्तों, कल जब मैं संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव के बारे में बता रहा था तो उनके बारे में एक चीज़ बताना भूल गया था कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो संत ज्ञानेश्वर को ही जाता है। जिस प्रकार आपने पढ़ा था भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, फिर भारत के भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके गए वो हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था बंगाल में भक्ति आंदोलन किसने फैलाया था, राजस्थान में भक्ति आंदोलन किसने फैलाया था। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय जाता है संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव को। इस चीज़ को अलग से नोट कर लेना। तो दोस्तों, अब हमारा संघर्ष का युग समाप्त, दिल्ली सल्तनत पूरी समाप्त, और दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा सूफी और भक्ति आंदोलन भी पूरा, ये 3 चैप्टर हमारे पूर्ण तरह से समाप्त हो चुके हैं। और अब हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। ये प्रांत स्वतंत्र हुए थे दिल्ली सल्तनत के दौरान ही। दिल्ली सल्तनत जैसी ढीली पड़ी तो ये जो आप देख रहे हैं इन राजवंशों ने अपना स्थापना कर ली थी। और इन राजवंशों के बारे में पढ़ना मैंने पहले ही बताया था, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बार बार इन राज्यों का नाम आएगा। तो उससे पहले हम इनके बारे में पढ़ना थोड़ा थोड़ा बहुत आवश्यक है। ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, देख बहुत ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 से या 3 क्लास होंगे इनके बारे में। जैसे ही 2-3 क्लास बारे में ये खत्म होंगे, तुरंत हम उसके बाद आ जाएंगे मुगल साम्राज्य पर, बाबर पे। बाबर की कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बाबर की कहानी स्टार्ट करेंगे वहीं जहाँ से हमने लोधी वंश की कहानी समाप्त की थी, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के साथ। वहाँ पे हमने बाबर को जिता चुके हैं। बाबर को फिर दोबारा से लड़ाएंगे, दोबारा जिताएंगे और फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाल के फिर हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं प्रांतीय राजवंशों के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जौनपुर के साथ। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे तो हम जब तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 1398-99 के समय पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और ये किसके समय आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। उसके समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया और पूरा दिल्ली को जीत लिया। यहाँ पर खूब लूटपाट मचाई, 14-15 साल तक यहाँ पर रहा। और रहने के बाद अपने ही एक आदमी खिज्र खां को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। और उस खिज्र खां ने दिल्ली में सैयद वंश की नींव डाली। आपने इतना पढ़ लिया था। और इसीलिए खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये भी क्वेश्चन है, पूरी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, खिज्र खां। क्यों नहीं की? क्योंकि वो किसी के एहसान के बदले वहाँ का शासक बना था। तो ये तो रही वहाँ की कहानी। तो जब उस तैमूर लंग ने आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पे और 14-15 साल तक वहाँ पे रहा, तो जो केंद्रीय जो शासन था दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान पे, वो ढीला पड़ गया एक तरफ से। और उस ढीले पड़ने के कारण पूरे हिंदुस्तान के उत्तर और दक्षिण में कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए उसके बाद। यानी कि जब
केंद्रीय नेतृत्व ढीला पड़ेगा तो बाकी के नीचे वाले सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। जो पहले दिल्ली के अंदर आते थे अब उन्होंने बोला कि हम दिल्ली के अंदर नहीं, हम अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र। वहाँ ढीला पड़ेगा तो सिंपल सी वो स्वतंत्र हो ही जाएंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। जौनपुर जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और इसकी स्थापना, इसका नाम दिया था उसने जौनपुर अपने भाई जौना खां के ऊपर। जौना खां कौन था? इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि फिरोज शाह तुगलक से पहले दिल्ली का सुल्तान था। ये हम पहले ही तुगलक वंश के जब पढ़ रहे थे तब हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद इसने इस जौनपुर को अपनी दिल्ली सल्तनत की पूर्व प्रांत की राजधानी बनाई थी। यानी कि पूरी राजधानी क्या थी? दिल्ली। और पूर्वी प्रांत यानी कि जो ईस्टर्न बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र था, इसके लिए इसने इसको राजधानी घोषित किया था। उस समय तक दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आता था, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ढीला पड़ा तो उसके बाद जौनपुर में जो इस जौनपुर की स्वतंत्र संस्था का संस्थापक था मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा। क्या नाम था? मलिक सरवर, जो कि एक हिजड़ा था, और इसकी उपाधि थी मलिक उस सर्क। ये क्या थी उसकी उपाधि? नाम था क्या था इसका? मलिक सरवर, और उपाधि क्या थी? मलिक उस सरवर। इसीलिए इसके जो राजवंश में जो आगे चल के जो राजवंश कहलाया वो सर्की राजवंश कहलाया, क्योंकि ये सर्क था, सर्क यानी हिजड़ा, इसलिए इस राजवंश को बोलते हैं सर्की राजवंश। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कहाँ पर सर्की राजवंश थे? जौनपुर, और कई सारे आपको ऑप्शन दे देगा, बंगाल, मालवा, उड़ीसा, तो उसमें क्या आंसर होगा? जौनपुर। अब तक दो क्वेश्चन, एक तो जौनपुर का नाम, जौनपुर किसके नाम पे? जौना खां के पे। किसने बसाया जौनपुर को? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये किस नदी किनारे? गोमती नदी। तीन हो गए। चौथा क्वेश्चन है कि इसमें किस राजवंश की वो था, क्या बोलते हैं, राजा थे? सर्की राजवंश। और इस जौनपुर को स्वतंत्र किसने घोषित किया था? उसका नाम था मलिक सरवर। ठीक है, एक दो फैक्ट और जान लेते हैं इसके बारे में। सर्की सुल्तान ज्ञान और संस्कृति के महान रक्षक थे, यानी कि यहाँ पे संस्कृति और ज्ञान के प्रति काफ़ी उत्सुक थे, संस्कृति और ज्ञान को बहुत बढ़ावा देते थे। जो पद्मावत के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो जौनपुर में ही रहते थे। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पता लग गया कि पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये कहाँ पे रहते थे? जौनपुर में ही। उसके अलावा सर्की सुल्तानों के समय में जौनपुर में हुई सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर कहते हैं। जैसे आपने कई बार फैक्ट में सुन लिया होगा, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक विकास हुआ था, उसी सांस्कृतिक विकास के कारण इसको क्या बोलते हैं? भारत का सिराज। ये 4-5 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पहला किसने इसकी स्थापना की, उसका नाम था मलिक सरवर। और एक क्वेश्चन के जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम था हुसैन शाह। और एक ये 3 शासक के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे। एक तो पहला शासक जिसने इसकी स्थापना की मलिक उल सरवर, जिसके नाम पर सर्की राजवंश पड़ा। दूसरा इसका अंतिम शासक हुसैन शाह। और एक था यहाँ पे मुबारक शाह नाम का शासक, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बस जौनपुर के बारे में इतना ही है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बंगाल। बंगाल दोस्तों बार बार दिल्ली के अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया। बंगाल पूरा एक बहुत ही एक बोलें तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था हर एक दिल्ली के बादशाह के लिए। इसीलिए बंगाल का जो सूबेदार होता था या शासक होता था, जो दिल्ली के अंदर आता था, जैसे ही दिल्ली की सत्ता ढीली पड़ती थी तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था, क्योंकि वहाँ का जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि है वो काफ़ी सुदृढ़ थी। तो दिल्ली का शासक था वो भी यही चाहता था कि बंगाल हमेशा हमारे अंडर रहे। और जो बंगाल का जो शासक होता था, जो दिल्ली के अंदर काम करता था, जैसे ही दिल्ली का ढीला पड़ा तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित। तो ये लंबा सिलसिला चलता रहा है। ये सिलसिला शुरू हुआ था सबसे पहले बलवन, जो कि वहाँ का सुल्तान था, गुलाम वंश का सुल्तान था, उससे ये सिलसिला शुरू हुआ। उस समय तक बंगाल दिल्ली के अंदर ही था। तो उस समय वहाँ का सूबेदार था बुगरा खां। तो जैसे ही बलवन की मृत्यु हुई, वहाँ पर जैसे ही शासन ढीला पड़ा, तो बलवन की मृत्यु होने के बाद तुरंत बुगरा खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरह दिल्ली से अलग होने वाला यह प्रथम राज्य था। हाँ, उसके बाद भी फिर बंगाल दिल्ली में आया। और फिर आप जब मुगल साम्राज्य का अंत होगा, फिर आप पढ़ेंगे कि बंगाल में एक बार फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। वहाँ अलग से द्वारा स्वतंत्र घोषित होगा। यहाँ पे ये पहले स्वतंत्र घोषित हो रहा है किसके समय? बलबन के समय। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र प्रांतीय राजवंशों में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो बंगाल था। और किसने किया था? बुगरा खां ने। तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से, सबसे पहले स्वतंत्र हो रहा है और कौन कर रहा है? बुगरा खां।
तीसरा क्वेश्चन, उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी लखनौती और यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्रोह होते थे, इसीलिए इस लखनौती को बोलते थे विद्रोहों का नगर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, विद्रोह का नगर किसको बोलते हैं? लखनौती को। बंगाल को सबसे पहले स्वतंत्र किसने घोषित किया? बुगरा खान ने। और पूरा प्रांतीय राजवंशों में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा था? बंगाल। ये 3 क्वेश्चन है प्रारंभिक बंगाल की दृष्टि से। बाकी बंगाल में जो बाद में होगा मुगल साम्राज्य के बाद, वो अलग से क्वेश्चन वहाँ बनेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं मालवा के बारे में। तो मालवा, एक तो प्रश्न यहाँ बनता है कि मालवा किन 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो वो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में। तो इसीलिए जो नदियों के बीच का ये दोआब का क्षेत्र इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था। किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से। वहाँ पे अगर दोआब है तो वहाँ पे खेती के लिए पानी वाली व्यवस्था अच्छी थी, तो इसीलिए इस मालवा पे भी हमेशा दिल्ली के सुल्तानों की निगाह टिकी रहती थी कि इसको भी अपने कब्जे में लेना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कि मालवा किस नदियों के बीच में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती। दूसरा क्वेश्चन कि इस मालवा को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? दिलावर खां गौरी ने। कब की? 1401। ध्यान दे रहे हो, ये कौन सा तिथि है? ये वही तिथि है जैसे ही वहाँ पे दिल्ली में अटैक होता है चंगेज खां का 1398, चंगेज खां नहीं, तैमूर का 1398-99 में वहाँ पे कब्जा करता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था फेल होती है, तुरंत ये मौका देखता है दिलावर खां और मालवा को स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देता है कि अब हम साहब स्वतंत्र हो, दिल्ली में हम कोई लगान कोई टैक्स वैक्स दिल्ली में नहीं पहुँचाएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। किन नदियों के बीच में? नर्मदा ताप्ती। दूसरा, स्वतंत्र राज्य की घोषणा किसने की? दिलावर खां गौरी ने। तीसरा, इसके बारे में किस मालवा की राजधानी कहाँ थी? वो थी मांडू में। और चौथा जो इसके बारे में पूछा जाता है वो है कि जो इसकी राजधानी मांडू थी उसमें काफ़ी सुंदर स्मारक थे, इसीलिए इस नगर को, मांडू नगर को अल्हाद प्रदायक की संज्ञा दी गई थी। तो 4 ही प्रश्न इससे संबंधित कि इसकी राजधानी कहाँ? मालवा की मांडू में। और मांडू क्या बोलते हैं? अल्हाद प्रदायक क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुंदर स्मारक हैं। और इसकी स्थापना किसने की? दिलावर खां गौरी ने। और ये किन नदियों के बीच में? नर्मदा और ताप्ती के में। इसके बाद मालवा के बाद अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात जो अब तक दिल्ली सल्तनत के अधीन था, इसको सबसे पहले स्वतंत्र राज्य का घोषणा की अहमद शाह नामक व्यक्ति ने। अहमद शाह ये वही व्यक्ति है जिसने कि आसवल के स्थान पर गुजरात में जो अभी अहमदाबाद है उस नगर की स्थापना की और इसी को अपना पाटन के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। यानी कि अब तक गुजरात की राजधानी कहाँ थी? पाटन। अब यहाँ तक आपने कितने प्रश्न पढ़ लिए? आपने प्रश्न पढ़ लिए 3। पहला, गुजरात को स्वतंत्र घोषित किसने किया? अहमद शाह ने। दूसरा कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह ने। तीसरा कि अहमदाबाद से पहले गुजरात की राजधानी क्या थी? पाटन। अब आप इसको गुजरात के संस्थापक को इस तरह याद कर सकते हैं। गुजरात का अब गुजरात आपके दिमाग में आता है तो वहाँ पे सबसे बड़ा नगर कौन सा दिमाग में आता है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से ही आपको याद आना चाहिए अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गुजरात, तो गुजरात की स्थापना किसने की होगी? स्वतंत्र घोषणा की अहमदाबाद से अहमद शाह। तो अहमद शाह से तो अहमदाबाद को याद रखिए और अहमदाबाद से अहमद शाह को याद रखिए। दोनों को एक दूसरे से याद रखोगे तो हमेशा ज़िंदगी में याद रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस अहमद शाह ने ही गुजरात में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अब तक गुजरात में जजिया कर नहीं था। जजिया कर क्या है? वही गैर इस्लामिक का। तो ये भी भाई इस्लाम को मानने वाले थे तो ये भी चाहते थे इस्लाम बढ़े, तो जो इस्लाम नहीं अपनाएगा वो जजिया कर देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह एक प्रतिभा संपन्न कवि था। इसके समय में मिस्र के महान विद्वान यह है बद्रुद्दीन दामिनी ने गुजरात की यात्रा की तथा अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा है। सिंपल सी बात है, एक ही लाइन यहाँ से बनती है कि एक विद्वान थे बद्रुद्दीन दामिनी, कहाँ से आए थे? मिस्र से आए थे। वो इस अहमद शाह से बड़े प्रतिभा से बड़े खुश थे क्योंकि एक कवि था अहमद शाह। तो उन्होंने अहमद शाह को क्या बोला कि साहब आप ही हो सुल्तानों में विद्वान, जितने भी सुल्तान देखे हमने उनमें सबसे विद्वान आपको ही देखा। और या फिर कह सकते हैं विद्वानों का सुल्तान या सुल्तानों में विद्वान आप ही हो, आपके अलावा हमने किसी भी सुल्तान को इतना विद्वान नहीं देखा है। तो यहाँ से गुजरात से संबंधित 4 फैक्ट। एक फैक्ट, गुजरात को स्वतंत्र सबसे पहले किसने किया? अहमद शाह ने। अहमद शाह ने दूसरा काम क्या किया? अहमदाबाद नगर बनाया, अपने नाम के ऊपर अहमदाबाद नाम रख दिया और इसको अपनी राजधानी बनाया। तो इससे पहले राजधानी क्या थी? पाटन थी। गुजरात में जजिया कर किसने लगाया? अहमद शाह ने लगाया। गुजरात को अहमद शाह से अहमदाबाद से याद रखिए। गुजरात अहमदाबाद, अहमदाबाद से अहमद शाह। जो भी गुजरात में काम कौन कर रहा है? अहमद शाह।
उसके बाद इसको सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों को सुल्तान किसने कहा? बदरुद्दीन दमामिनी, जो कहाँ से आए थे? मिस्र से आए थे। इतना ही गुजरात के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। ज़्यादा नहीं, बस राजस्थान में एक ही पढ़ेंगे, छोटा सा, बस 2-3 मिनट और थोड़ा सा साथ दे दीजिए, उसके बाद हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो राजस्थान, जैसे नाम से पड़ा पड़ रहा राजस्थान, राजपूतों का स्थान, तो वहाँ पे 2 राजपूत वंश बहुत ही फेमस हैं। 2 राजपूत वंश कहें या हम कहें कि 2 राजपूत राजधानियाँ बहुत ही फेमस हैं। एक है आपकी मेवाड़, अपने महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, इनका नाम सुना होगा, वो इसी मेवाड़ से संबंधित थे। रानी पद्मिनी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1301 में राणा रतन सिंह के साथ लड़ाई लड़ी थी, रानी पद्मिनी, आपको याद है, वो भी मेवाड़ से संबंधित थे। अब इस मेवाड़ के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इस मेवाड़ में था क्या आखिर? तो मेवाड़ की हम इतिहास जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ बड़े मिलते जुलते शब्द, बड़े कन्फ्यूज रहते होंगे इस मारवाड़ के बारे में। यहाँ पे राठौड़ वंश सबसे ज़्यादा फेमस था और मेवाड़ का सिसोदिया वंश। सबसे पहले हम क्लास में पढ़ेंगे मारवाड़, थोड़ा सी छोटी क्लास है इसलिए आज हम मारवाड़ को पढ़ते हैं। मेवाड़ के बारे में आपने जैसे ही नाम सुन लिया, बड़े बड़े नाम आए, तो क्लास भी थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उसके हम कल पढ़ेंगे। कल हम मेवाड़ से स्टार्ट करेंगे और आज हम मारवाड़ के बारे में पढ़ के इस क्लास का अंत कर देंगे। तो अब पढ़ते हैं मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ नाम तो आपने सुना ही होगा, मारवाड़, मारवाड़ी। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, आपको वहाँ पर मारवाड़ी जरूर मिल जाएंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो मारवाड़ी लोग थे वो बड़ी घुमक्कड़ प्रजाति के थे। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले ये जो मारवाड़ थे, ये थे आपके उत्तर प्रदेश के कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में। वहाँ से ये जब दिल्ली की राजगद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी और इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, तो जब इन्होंने अपने धर्म को फैलाना और लाइफ मारकाट स्टार्ट की, तो कन्नौज को इन्होंने अपने क्षेत्र में ले लिया। तो इन्होंने अपने वहाँ से अपने आप को मूव कर लिया, बोले यहाँ पर अपनी दाल नहीं गल ली तो यहाँ से निकल लो। ये इनकी बड़ी एक विशेषता कहें या कुछ भी कहें, जहाँ भी इनको अच्छा नहीं लगता वहाँ से निकल देते हैं और दूसरी जगह जाके ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं जैसे यहाँ बरसों से रह रहे हों। तो उसी पर कन्नौज से निकले और ये बढ़ चले राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में जो जोधपुर जो क्षेत्र है, जोधपुर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के आसपास ये वहाँ जाके रहने लगे और वहीं पे अपना राजधानी सब स्थापित कर लिया। अब तो पढ़ते हैं मारवाड़ के बारे में। जैसे कि अब ऐतिहासिक दृष्टि हो गया, मारवाड़ आधुनिक जोधपुर, जो आज के जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको मारवाड़ बोलते हैं। राष्ट्रकूट के वंशों राठौड़ों का शासन था। आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि मारवाड़ में किस वंश का शासन था? राठौड़ का था। राठौड़ वंश का संस्थापक था संत राम का पुत्र सिया था, ठीक है। उसके बाद रावचूड़ा बैठे 1384 में, बड़े फेमस, बहुत ही प्रतापी शासक रावचूड़ा 1384 में राजगद्दी पर बैठे। उनका पुत्र हुए रणमल और रणमल के पुत्र हुए थे राव जोधा। इन्हीं राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और इन्हीं के समय राठौड़ वंश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो जो राव जोधा थे वो राणा कुंभा के क्या बोलते हैं समकालीन थे। तो राणा कुंभा और राव जोधा अपने समय के मारवाड़ और मेवाड़ के बड़े प्रतापी शासक थे और ये एक मतलब बोलते हैं ना, ये किसी से डरने लड़ने वाला, जो आए बस मारो काटो अपना बढ़ाओ। तो राव जोधा और राणा कुंभा में इतने, यानी कि आप एक बात सुनिए, राणा कुंभा का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो राणा कुंभा को राव जोधा के साथ संधि करनी पड़ी थी। उनको ये लग गया कि मैं राव जोधा को हरा नहीं सकता हूँ। और राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, और राव बीका ने क्या किया? बीकानेर नगर की स्थापना की जो राजस्थान में है। उसके बाद मालदेव भी राठौड़ वंश का महत्वपूर्ण शासक था। तो ये मालदेव जब भी आप इतिहास में पढ़ें तो वो किस वंश से था? राठौड़ वंश और इन्हीं मारवाड़ियों से था। तो इस तरह मारवाड़, तो अब आपके समझ में आएगा कि मारवाड़ कहाँ पे। ये बस मैंने इनको यहाँ पे ना आपको नाम याद कराने के लिए, चीज़ों को लिंक कराने के लिए यहाँ पे ये क्लास चल रही है, क्योंकि नाम अगर जो फ्यूचर में आपके सामने आते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ शासक के साथ उसकी पुत्री का ब्याह हुआ, तो आपके दिमाग में ये ना रहे कि मारवाड़ कहाँ पे है, कहाँ राठौड़ वंश क्या है, राव जोधा कौन, राव बीका कौन। अब आपको यहाँ पे कहानी पता लग जानी चाहिए। और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जोधपुर नगर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की। अब आपसे पूछा जाए कि राव जोधा किसके समकालीन थे? राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो सिंपल सी बात है, राणा कुंभा के समकालीन थे। उनके पुत्र बीका ने क्या किया? बीकानेर नगर की स्थापना की। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में।